ये ग्रुप बाय फंक्शन आप बहुत जगह यूज करोगे। ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपके डेटा सेट के अंदर जितने आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम को नोट करो, तो डिपार्टमेंट आपके तीन तरह के डिपार्टमेंट है, तो एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी है, फाइनेंस है। हर एक डिपार्टमेंट के आगे आपको कुछ ना कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब आप चाहते हो कि इन सारे एचआर डिपार्टमेंट का आप डेटा एक साथ देखना चाहते हो, ओनली दोज कॉलम विच आर हैविंग अ एचआर डिपार्टमेंट ओनली, उसका आप सारा डेटा, ठीक है, उसके ऊपर आप कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं दैट इज अ ग्रुप बाय कमांड। ठीक है, देखो एग्जीक्यूट कैसे होगी। अब इसके लिए फंक्शन नेम लिखते हैं डीएफ डॉट ग्रुप बाय। अब आपको ग्रुप बाय किसके ऊपर लगाना है, जिसके ऊपर आपको ग्रुप बाय लगाना है, आप उस कॉलम का नाम देते हैं यहाँ पे इन इन्वर्टेड कॉमा। फॉर एग्जांपल आपको डिपार्टमेंट देखना है कि डिपार्टमेंट में आपके पास कितने ग्रुप, कितने तरह का आपके पास डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इन सबका एक कॉमन ग्रुप बना लोगे। ठीक है, अब इस डिपार्टमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आप क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जितने आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एचआर है, फाइनेंस है, आईटी है, उन सब की आप एक एवरेज सैलरी निकालना चाहते हो कि एचआर डिपार्टमेंट के बंदे जितने भी एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले किया कि सारे एचआर और आईटी और फाइनेंस के तीनों की ग्रुप अलग अलग बना दिया। ग्रुप वाइज आप चेक कर रहे हो कि एचआर वाले बंदे कितनी एवरेज सैलरी दे रहे हैं, आईटी वाले कितनी सैलरी ले रहे हैं एवरेज, और फाइनेंस वाले एवरेज सैलरी कितने ले रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले सारे डिपार्टमेंट का ग्रुप बना दिया, उसके बाद ग्रुप के बाद हमने उनकी सैलरी को पकड़ा और सैलरी में हमने क्या निकाल दिया, मीन वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सैलरी के ऊपर। अगर आपको लगाना है तो आप इसका आगे लिखोगे, इस कॉलम के ऊपर आपको फंक्शन अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी के ऊपर करना है, सैलरी का एस कैपिटल है ये। सैलरी आप क्या चाहते हो, सबकी सैलरी मीन सैलरी आपको देखनी है, तो आप इसका फंक्शन अप्लाई करते हो दैट एज एग्रीगेशन फंक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आप देखना चाहते हो कि सबकी टोटल सैलरी कितनी है, तो आप यहाँ पे सम फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। तो देखो उसने क्या निकाल के दे दिया, फाइनेंस के जितने भी आपके फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर बंदे हैं उन सबकी जो टोटल सैलरी है वो 3,65,000 है। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर 3,04,000 है, और आईटी के अंदर 4 लाख सैलरी है। इसका मतलब अगर आप ये देखना चाहो कि आपके पूरे डिपार्टमेंट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा हाईली पेड सैलरी है पे है, तो वो आपका आईटी डिपार्टमेंट है, जिसके पास सबसे ज्यादा सैलरी आप दे रहे हो। अगर आप इनकी एवरेज सैलरी निकालना चाहो, आप यहाँ से मीन फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अपने ग्रुप्स बना सकते हो। और ग्रुप्स के लिए अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप डिपार्टमेंट में जेंडर वाइज देखना चाहते हो कि एचआर डिपार्टमेंट में कितने मेल और कितने फीमेल कितनी कितनी सैलरीज ले रहे हैं, तो आप इनका ग्रुप बना सकते हो, डिपार्टमेंट को जेंडर का एक साथ। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर आपको मल्टीपल ग्रुप्स बनाने हैं तो आप यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर पास करते हो, आप डिपार्टमेंट में और जेंडर पे की ग्रुपिंग करना चाहते हो। ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हर एक की बंदी की सैलरी, एवरेज सैलरी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो यहाँ क्या लिखोगे इसको। ओके, ये लिस्ट है आपके पास, तो यहाँ से एंड होगी। नाउ यू विल सी कि फाइनेंस के अंदर फीमेल जितनी है और मेल जितनी है, टोटल फीमेल सैलरी की एवरेज सैलरी कितनी है और मेल की कितनी है। तो ये जेंडर वाइज आपकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी फीमेल से कितने मेल हैं और वो कितनी कितनी सैलरी ले दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे एचआर के अंदर फीमेल का अलग है, मेल का अलग है। तो इसका मतलब पहले आपने ग्रुप बनाया किसका, डिपार्टमेंट का, उसके ऊपर आपने ग्रुपिंग की जेंडर वाइज, उसके बाद आपने सैलरी कॉलम को पढ़ा और उसके ऊपर मीन वैल्यू निकाल के उस पर्टिकुलर ग्रुप के सामने उसको असाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर है। ये क्लियर है सबको। ओके, so this is how the group by command is to be run out. Next is, अगर अब आपको the next function is a unique function। अगर आपको देखना कि आपके डेटा के अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज है, तो दो फंक्शन होते हैं, एक तो एन यूनिक होता है, एक यूनिक। यूनिक का मतलब कि आपको कौन आपके पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, और एन यूनिक का मतलब है, एन का मतलब नंबर होता है, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज कितनी है। ये आपको यूनिक वैल्यू डिस्प्ले कराएगा जितनी जितनी यूनिक वैल्यू आपके पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, और एन यूनिक क्या कराएगा,
एक टोटल नंबर, वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जिसमें वो बताएगा कितनी यूनिक वैल्यू है आपके पास। तो दोनों लगा के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नेम कॉलम है, नेम के अंदर आपके पास बहुत सारे नेम रिपीटेशन मोड में है, लेकिन आपको देखना है कितने यूनिक नेम है आपके नेम वाले कॉलम के अंदर। तो आप क्या लगाते हैं यहाँ पे, डी एफ डॉट एन यूनिक, और when you run this code you will see। आपने आगे आगे एन यूनिक का मतलब है कि आपके इसने हर एक कॉलम को पकड़ा आपके यहाँ पे, और हर कॉलम के में आपकी यूनिक वैल्यू निकाल के देती है। आईडी के अंदर टोटल 20 यूनिक वैल्यू है, नेम के अंदर टोटल 20 है, एज के अंदर टोटल 11 यूनिक वैल्यूज हैं, डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 3 यूनिक वैल्यू। 3 यूनिक का मतलब 3 ही डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, एचआर और आईटी है। इसका मतलब ये तीनों की आपकी यूनिक वैल्यू है। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम पर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे कॉलम का नाम दे दो। अगर आप चाहते हो कि ओनली आपको नेम के ऊपर लगाना है, या आप ये देखना चाहते हो कि आपके डेटा के अंदर कितने यूनिक नेम है, नेम वाले कॉलम पे आप यूनिक फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो, इसके ऊपर ऐसे लिखोगे आप। यस, उसने क्या किया, उस कॉलम को पकड़ा, डीएफ के जिस कॉलम को आप यूज करना चाहते हो उसके अंदर कितनी यूनिक वैल्यू यूज करिए। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम देना चाहो तो यू कैन गिव इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, नेम कॉमा डिपार्टमेंट। ओके, यूनिक फंक्शन आपको पूरे डेटा सेट के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर कॉलम पे इसको यूज करना चाहो तो यू कैन यूज इन दैट वे। अच्छा, ये ओनली सिंगल कॉलम पे वर्क करता है, यूनिक फंक्शन इज ओनली वर्किंग विद अ सिंगल कॉलम। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम पे चलाओगे तो आई सपोज नहीं चलेगा। यस, तो दिस इज ओनली वर्किंग विद अ सिंगल पर्टिकुलर कॉलम। एक कॉलम पे अगर आपको यूनिक वैल्यू चेक करनी है तो आप यहाँ पे यूनिक फंक्शन यूज करते हो, और अगर आपको पूरे डेटा सेट की यूनिक वैल्यू देखनी है तो आप यहाँ पे एन यूनिक फंक्शन यूज करते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एन करके चलाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना हो, यू वांट टू सॉर्ट द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, तो उसके लिए आप फंक्शन यूज करते हो, सॉर्ट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, अगर आपको सबकी सैलरीज देखनी है बट इट शुड बी इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हो, कि आप देखना चाहते हो कि पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे हाईली पेड सैलरी किसकी है और कितनी सैलरी हाईली पेड है। तो आप क्या करोगे, हाईली पेड के लिए सबसे मैक्सिमम सैलरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करते हो, सैलरी वाले कॉलम को पकड़ोगे, इसके ऊपर आप सॉर्ट वैल्यू फंक्शन लगा दोगे, तो आपके पास सबसे हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। देखो, डी एफ डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ये आप किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, सैलरी वाले कॉलम पे। तो इसके अंदर आप एक पैरामीटर पास करोगे, दैट इज बाय। सॉर्ट किसके बेस पे करना चाहते हो, ठीक है, तो बाय के अंदर आप क्या दोगे, जिस कॉलम पे आप लगाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं सैलरी पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है, और इसमें नेक्स्ट जो पैरामीटर, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है तो आप इसको इतना दे दो, ठीक है, डोंट हैव सॉर्ट वैल्यू फंक्शन, वैल्यूज होते हैं यहाँ पे। देखो इसने क्या किया, सबसे जो लोएस्ट सैलरी है वो इसने असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करानी, 45,000, 50,000, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर है। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ पे एक पैरामीटर होता है, असेंडिंग इज इक्वल टू, असेंडिंग को आप क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे। तो अगर आपके पास जो ऑर्डर है दैट शुड बी असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको क्या कर दोगे, फॉल्स दे दोगे यहाँ पे। तो ए एस ई एन डी आई एन, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। देखो जैसे आपने किया, सबसे हाईएस्ट सैलरी अब आपके टॉप पे आ गई, इसका मतलब अब आपका जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो गया। तो असेंडिंग इज ए पैरामीटर, अगर आप इसको क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे, फॉल्स का मतलब है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा।
ठीक है। तो दिस इज हाउ, ये भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे जब आप पांडास के डेटा क्लीनिंग पे काम करोगे, तो ये फंक्शन आप यूज़ करोगे मैक्सिमम। नाउ इफ यू वांट कि आप इंडेक्सेस के बेस पे डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आप सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन यूज़ करोगे। सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन आपका क्या करता है, इंडेक्सेस के बेस पे आपको डेटा को सॉर्ट कर देता है। तो डीएफ डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है। देखो आपके डेटा को उसने सॉर्ट के बेस पे कर दिया। अगर आप रिवर्स में प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ पे भी एक पैरामीटर वही असेंडिंग को आप क्या कर दोगे, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे इंडेक्स के बेस पे उसने रिवर्स प्रिंट करा दिया 19, 18, 17, 16। तो दिस इज सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। ये सॉर्टिंग है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, जिस पर्टिकुलर कॉलम पे आप उसको सॉर्ट कराना चाहते हो, ठीक है। नाउ मैंने बताया था कि आप अगर आप एक डेटा टाइप अगर दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहो, अगर आपने यहाँ पे देखा कि डी एफ डॉट इन्फो किया आपने, तो आपको पता लगा कि जो आपका जो नेम है वो एक ऑब्जेक्ट है, आईडी आपका इंटीजर है, एज आपका इंटीजर है। अगर आप इसको किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल एज एज वाले को आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम एक फंक्शन करेंगे एज टाइप करके, ठीक है। तो इसको आप कैसे अप्लाई करोगे, डीएफ जिस पर्टिकुलर कॉलम का आपने क्या करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, इसके ऊपर आप क्या लगा दोगे, एज टाइप फंक्शन। और जिस चीज में कन्वर्ट करना है वो आप वैल्यू यहाँ पे दोगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है इसको, तो आप गिव फ्लोट। देखो एज वाली जिसमें भी आपका सारा डेटा है वो सारा फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो व्हेन यू चेक डी टाइप, अगर आप इसका डी टाइप चेक करोगे, मैं क्या करता हूँ इसको इसको करा लेता हूँ इसके अंदर। Yes, तो इधर मैं यहाँ पे यू विल सी इसका डेटा टाइप चेंज हो गया, दैट इज अ फ्लॉट, ठीक है। तो अगर आपको एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना है, जो जरूरत पड़ेगी आपको जब आपके पास अनक्लीन डेटा होगा, तो वो सारे कॉलम्स ऐसे होंगे जिसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आईडी आपको ऑब्जेक्ट में दे रखा होगा, तो आईडी इज नॉट अ स्ट्रिंग, आईडी हमेशा न्यूमेरिकल होगा, तो आप उसको चेंज करोगे फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इंटीजर टाइप, ठीक है। तो जब आप डेटा सेट को क्लीन करोगे तो आपके पास ये फंक्शन बहुत यूज होगा, तो ऐसे ही फंक्शन हम वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास बिटवीन फंक्शन। अगर आप ये चाहते हो कि एक पर्टिकुलर रेंज में कोई डेटा को आप निकालना चाहते हो, फेच करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कमांड यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हो बिटवीन। फॉर एग्जांपल आपको सैलरी चाहिए एम्प्लॉयज़ की बिटवीन 55,000 से लेके 60,000 तक के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए हम बिटवीन फंक्शन यूज करेंगे। तो कैसे लगाएंगे, डी एफ डॉट सॉरी डी एफ जिस डिपार्टमेंट जिस कॉलम के ऊपर आपको लगाना है, जिस कॉलम पे आपको लगाना है, कॉलम हमारा सैलरी है, सैलरी कॉलम पे आपने क्या लगाना है, बिटवीन फंक्शन। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, बिटवीन। और बिटवीन किस किस के बीच की रेंज चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल आपको 50,000 से लेके
60,000 तक का डेटा चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपको वो वाली रोज निकाल के देगा सारी की सारी, जिसके अंदर इस सैलरी 50 से 60 के बीच में लाई करती होगी। अगर आपको वो डेटा प्रिंट कराना है तो मैं इसको दोबारा से उसी में शो करा देता हूँ। यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड बिटवीन द 55 से लेके 60,000 के बीच में जितनी भी सैलरीज हैं उन सबका रेट आपके पास आ गया। तो बिटवीन इज अ फंक्शन जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रेंज में डेटा को प्रिंट कराना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज अ कोरिलेशन फंक्शन। कोरिलेशन फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास इतने सारे कॉलम्स हैं और आपको डेटा को एनालाइज करना है कि डेटा की डिपेंडेंसी देखनी है, कि फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय की सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट कॉलम, ऑल दीज आर द इनपुट कॉलम, जहाँ पे एज है, डिपार्टमेंट है, ज्वाइनिंग डेट, जेंडर, ये सारे आपके इनपुट कॉलम है। इसके बेस पे आप क्या करना चाहते हो, एक एम्प्लॉय की सैलरी प्रिडिक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब आप डेटा को क्लीन करने होंगे तो आपको कुछ ऐसे इरेलीवेंट पैरामीटर हटाने पड़ेंगे जो आपके डेटा के लिए जरूरी नहीं है। तो उसमें आप क्या चेक करते हो कि जिस कॉलम का आप हटा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक्सपीरियंस को हटा देते हो अपनी मर्जी से, जबकि एक्सपीरियंस इज एन इंपॉर्टेंट कॉलम टू प्रिडिक्ट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसको आप अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। आपको क्या करना होता है कि आपको एक दूसरे का रिलेशनशिप देखना पड़ता है, जिस कॉलम को आप हटाना चाह रहे हो उसका अदर कॉलम के साथ। अगर आपने इसको हटा दिया तो इसको हटाने से बाकी कॉलम्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ज्वाइनिंग डेट है और एक्सपीरियंस है, तो देखो ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हो सकती है कि बंदे ने ज्वाइन कब किया और उसका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स हम इसलिए बनाते हैं कि आपको एक कॉलम के दूसरे कॉलम के ऊपर डिपेंडेंसी चेक हो जाए, क्योंकि जो आपकी कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इट लाइज बिटवीन 0 to 1। जितनी वो 1 के क्लोज होगी इसका मतलब वो दो कॉलम आपस में हाईली कोरिलेटेड है। अगर जितना वो क्लोज 0 के क्लोज होगा इसका मतलब वो आपस में हाईली कोरिलेटेड नहीं है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे हम हर कॉलम के लिए चेक करते हैं, बट मेक श्योर कि ये सिर्फ ओनली वर्क कर सकते हैं न्यूमेरिकल कॉलम के साथ, न्यूमेरिकल कॉलम, ठीक है। न्यूमेरिकल कॉलम में हम इसको यूज करते हैं। तो उसके लिए आपके पास पांडास के अंदर फंक्शन है, दैट इज आप क्या करते हो, डीएफ डॉट सी ओ डबल आर, दिस फंक्शन है, ठीक है। और इसको अप्लाई कर देते हो। आई थिंक यहाँ पे आपके डेटा के अंदर स्ट्रिंग भी है, न्यूमेरिकल सॉरी स्ट्रिंग फंक्शन भी है, तो इसके ऊपर वर्क नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर न्यूमेरिकल कॉलम उठाते हैं। तो यहाँ पे एक पैरामीटर होता है न्यूमेरिक ओनली, न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली, इसको आप क्या कर देते हो, ट्रू कर देते हो। तो ये ओनली न्यूमेरिकल कॉलम में वर्क करता है, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ से डेटा सेट के अंदर सारे आपके कैरेक्टर वाले जो कॉलम है, स्ट्रिंग वाले जो कॉलम सारे हट गए हैं। अब आपके पास जो ओनली कॉलम्स रिमेनिंग है वो कौन से हैं आपके पास, न्यूमेरिकल कॉलम है। अब न्यूमेरिकल कॉलम कौन कौन से थे आपके डेटा के अंदर, देखिए तो आईडी है, एज है, सैलरी है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, रेटिंग है और लीव डेज है। दिस ऑल आर द न्यूमेरिकल कॉलम। इन्हीं के बीच में अब रिलेशन निकाला, देखो आईडी का आईडी से क्योंकि हर एक कॉलम का खुद से रिलेशन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रिलेशन। तो अगर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। तो देखो अगर आप आईडी और एज के बीच में देखो कि आपस में कोरिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो आईडी और एज के बीच का जो वैल्यू है दैट इज अ 0.221। इसका मतलब ये ज्यादा कोरिलेशन में नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। अगर आप आईडी और सैलरी का देखते हो तो ये आपस में 0.15 से कोरिलेटेड है, इसका मतलब नहीं आपस में ज्यादा कोरिलेटेड नहीं है। ऐसे एक्सपीरियंस ज्यादा कोरिलेटेड, ये तो नेगेटिव में है, नेगेटिव का मतलब इसका तो आपस में कोई लेने देना नहीं है कि जो एम्प्लॉय की आईडी और उसकी जो रेटिंग है उसका आपस में, ठीक है, एज इज नेगेटिव। तो नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए आपके पास। अगर कोई नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है आपके पास तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का रिलेशन बहुत ही बकवास है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, हर एक कॉलम को एक दूसरे से आप इंटरलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे देख के हमें ये समझ में आता है कि जिस कॉलम को हम हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ क्या आपस में दोनों कॉलम आपस में जैसे अभी देखो एक्सपीरियंस है यहाँ पे और एक आप ही का एज कॉलम है, इसकी कोरिलेशन वैल्यू देखो 0.87 है। तो अगर आप एज को हटा देते हो, एक्सपीरियंस को हटा देते हो, दोनों में से किसी एक कॉलम को हटा देते हो तो आपके डेटा का लॉस हो जाएगा। तो जो मॉडल आपका प्रिडिक्शन करना चाहता है, क्योंकि ये दोनों कॉलम आपस में हाईली कोरिलेटेड है ना। हाईली कोरिलेशन का मतलब क्या है कि अगर एक कॉलम हटेगा तो दूसरे कॉलम का इफेक्ट आपके डेटा सेट के ऊपर पड़ेगा। हाँ, आप उस कॉलम को हटा सकते हैं जिसका रिलेवेंसी एक दूसरे से नहीं है, ठीक है। तो हम ये चेक करते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। इसके लिए हम एक हीट मैप भी बनाते हैं। जब हम
मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी पढ़ेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए अंदर, तो उसके अंदर हम एक हीट मैप ड्रॉ करते हैं कि ये सारे को हम विजुअलाइज करके देखते हैं कि आपस में कॉलम कैसे कोरिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर concatenation of two data frames। पास दो डेटा फ्रेम, अभी तो हम सिंगल डेटा फ्रेम लेके चलते थे, यहाँ पे देखो एक सिंगल डेटा फ्रेम है, बट अब आपके आपके पास दो फाइलें हैं और दोनों के अंदर डेटा फ्रेम्स अलग अलग हैं और आप उन दोनों को क्या करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो। तो हाउ टू मर्ज या हाउ टू कंकैटिनेट टू डेटा फ्रेम्स, तो हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो मर्जिंग सीखेंगे, मर्जिंग ऑफ डेटा फ्रेम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम। कि आप दो डेटा फ्रेम को तभी मर्ज कर सकते हैं यूजिंग द मर्ज फंक्शन, के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे जब मर्ज, ये हम फंक्शन तभी अप्लाई करेंगे जब आपके पास क्या होगा, दोनों में से जिन दो टेबल्स को आप मर्ज कर रहे हो उनमें से एक कॉलम कॉमन है। ठीक है, तभी आप मर्जिंग कर सकते हो। एंड कंकैटिनेशन आप क्या करोगे, जब आपके डेटा फ्रेम के अंदर जो वैल्यू है वो कॉमन है, तो आप यहाँ पे कॉन्कैट फंक्शन यूज करिए। कंकैटिनेशन आपको दो टाइप से करने को मिलेगा, इसको फर्स्ट को हम बोलते हैं वर्टिकल स्टैकिंग, सेकंड को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। वर्टिकल स्टैकिंग में तक आप ऊपर से वर्टिकल आप मर्ज कर रहे हो दो डेटा फ्रेम्स को, और हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग दो डेटा फ्रेम को आप हॉरिजॉन्टल मर्ज करने की ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे दो डेटा फ्रेम अपलोड कर रहा हूँ। एक को मैं रखता हूँ df1 के अंदर, pd डॉट रीड, देखो मैं डेटा फ्रेम दिखा देता हूँ आपको कैसे हैं। देखो दो सेशनल का रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, इनके ये फर्स्ट सेशनल का रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का, जिनके स्टूडेंट के रोल नंबर है और उनके मार्क्स हैं। ठीक है, और जो सेकंड फाइल है इसके अंदर सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स वही हैं, उनके मार्क्स अलग है, सेकंड सेशन मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि इन दोनों सेशन के मार्क्स को आपस में मर्ज करना है, इसका मतलब ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है, यानी इसका डेटा फ्रेम ये अलग है और ये अलग है। अब इन दोनों को जब मैं मर्ज कर दूंगा तो सिंगल डेटा फ्रेम बन जाएगा, उसी को हमने देखना है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले दो फाइल रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सेकंड डेटा फ्रेम है। मेक श्योर की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, नहीं तो एरर आता है। एस अंडरस्कोर है यहाँ, सेकंड वाले के अंदर एक एस कम है। मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश को, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश को बैकवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो दैट की पाइथन का जो कंपाइलर है उसको समझ में आए। आप यहाँ पे डबल स्लैश भी डाल सकते थे जैसे हमने डिस्कस किया था, और आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है रीड अंडरस्कोर एक्सेल।
यस, पहला डेटा फ्रेम देखो ऐसा है आपका, और सेकंड वाला ऐसा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों डेटा फ्रेम्स का आपस में क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करते हैं pd डॉट कॉन्कैट। इसके अंदर दोनों डेटा फ्रेम पास कर देते हैं। मेक श्योर कि दोनों जो हम डेटा फ्रेम दे रहे हैं वो टपल की फॉर्म में देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिस्ट यूज नहीं करोगे, डीएफ। देखो, दोनों डेटा फ्रेम आपस में मर्ज हो गए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यहाँ तक डेटा फ्रेम है आपका, फर्स्ट वाला था आपका, और ये आपका, ये वाला आपका सेकंड वाला। ठीक है, अब आपके पास एक सिंगल डेटा फ्रेम बन गया। अगर आप इसकी शेप चेक करोगे, जिसके अंदर टोटल 20 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर नोट करोगे, तो फंक्शन कहाँ गया हमारा, ये। अब आप यहाँ पे अगर नोट करोगे तो यहाँ पे इंडेक्सिंग देखो, इसकी डिसकंटिन्यूटी में आई। पहले 0 1 2 3 4 5 9 है, उसके बाद दोबारा से 0 1 2 3 4 5 9 है। तो अगर आप चाहते हो कि इंडेक्सिंग कंटिन्यूटी में रहे, क्योंकि अब आपका एक सिंगल डेटा फ्रेम बन चुका है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर होता है इग्नोर इंडेक्स करने का, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स। इसको आप क्या कर देते हो, ट्रू कर देते हो। यू विल सी कि अब आपके पास जो इंडेक्सिंग है वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्टैकिंग। आपने क्या किया, एक स्टैक को वर्टिकली वो दूसरे वाले स्टैक के ऊपर रख दिया है सिंपली। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप उसको हॉरिजॉन्टली के लिए, इसका मतलब रो वाइज करना चाहते हो, तो यहाँ पे पैरामीटर एक्सिस, एक्सिस इज इक्वल टू क्या कर दो, 1 कर दो। तो यू विल सी कि आपकी जो आप मर्जिंग हुई है, कंकैटिनेशन जो हुआ है दो डेटा फ्रेम का, वो हॉरिजॉन्टली हुआ है, लेकिन ना कि वर्टिकली हुआ है। अब आपके पास कॉलम कितने आगे, 4 कॉलम है, लेकिन रोज उतनी ही है। तो दिस नॉन टू बी द, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। ठीक है, क्लियर है सबको, ये वाला पार्ट क्लियर है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट विल सी हाउ टू डू मर्जिंग। ये आप 3 तरीके से पढ़ोगे, इनफैक्ट 4 तरीके से। इनर ज्वाइन, बेसिकली आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप, द फर्स्ट इज इनर ज्वाइन, सेकंड इज लेफ्ट ज्वाइन, थर्ड इज योर राइट ज्वाइन, एंड फोर्थ इज योर आउटर ज्वाइन। जैसे तो ज्वाइन कैसे वर्क करते हैं, ज्वाइंस बेसिकली क्या करते हैं, आपके पास दो टेबल्स होंगी, उन दो टेबल्स को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन का मतलब मर्ज कर देंगे आपस में, और एक नई टेबल बना देंगे। ये आपके पास न्यू टेबल है। ठीक है, ये अगर फॉर एग्जांपल टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, तो ये आपकी नई टेबल बन जाएगी, टेबल 3, जिसके अंदर इन दोनों का कंटेंट होगा। इसी को हम ज्वाइनिंग बोलते हैं। अब ज्वाइन आपके 4 तरह से होते हैं, एक होता है इनर ज्वाइन, एक होता है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, और आउटर ज्वाइन। ज्वाइन की कंडीशन होता है कि जिस भी आप टेबल का आपस में मर्ज कर रहे हो, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मर्जिंग नहीं होगी कभी भी, ये बात ध्यान रखना बस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर है, और यहाँ पे स्टूडेंट के क्या है, नेम है। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर है और स्टूडेंट के मार्क्स। अब आप चाहते हो कि दोनों टेबल कंबाइन हो जाए, तो इसके अंदर आपके पास 3 कॉलम बन जाएंगे। देखो, कॉमन कॉलम क्या है इसमें, रोल नंबर, रोल नंबर। ये अलग कॉलम है और ये अलग कॉलम है। तो आप इन दोनों की मर्जिंग तभी कर सकते हो जब आपके पास एक कॉलम, एटलीस्ट 1 कॉलम आपके पास क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो आपके पास जो नई टेबल बनेगी उसके अंदर 3 कॉलम होंगे, एक रोल नंबर होगा,
नेम होगा और मार्क्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रोल नंबर लेते हैं 1, नाम ले लेते हैं ए, 2, 3, बी, सी, और यहाँ पे रोल नंबर लेते हैं 1, 3, 6, और मार्क्स ले लेते हैं 40, 30, 40। अब आप चाहते हैं दोनों टेबल्स को मर्ज करके एक नई टेबल बन जाए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कैसे वर्क करता है, देखो मैं अगर आप उसका वेन डायग्राम बनाऊं, तो ये जो आपका कॉमन एरिया होता है, ये आपके पास टेबल 1 है, ये आपका टेबल 2 है। तो टेबल 1 और टेबल 2 का जो कॉमन पार्ट होगा, इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट होगा, वही आपका इनर ज्वाइन कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जो टेबल 1 और टेबल 2 की जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है, वही आपकी नई टेबल के अंदर आती है। तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप इन दोनों टेबल को मर्ज करोगे, तो सबसे पहले मर्जिंग के लिए आपको कॉमन कॉलम चाहिए, रोल नंबर। अब क्या करते हैं मर्जिंग होते हुए, वो देखता है कि जो दोनों के अंदर एंट्रीज कॉमन है दोनों टेबल के अंदर, वो वही ओनली सिर्फ एंट्री आपकी मर्जिंग टेबल में जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर सबसे पहले रोल नंबर को पकड़ेगा, रोल नंबर 1, यस, वो इस वाली टेबल में भी एग्जिस्ट करता है, यस रोल नंबर 1 है। इसका नेम क्या है, ए, इसके मार्क्स कितने बन के 20। अब वो सेकंड को पकड़ेगा यहाँ पे, टू, टू को इसमें देखेगा कि वो टू, मतलब जो रोल नंबर इसमें एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उसको स्किप कर देगा वो। अगला को पकड़ेगा, थ्री, थ्री को सर्च करेगा अपने सेकंड वाली टेबल के अंदर, रोल नंबर से रोल नंबर मैच करेगा। थ्री को 1 से मैच किया, नहीं हुआ, थ्री को 3 से मैच किया, मैच हो गया यहाँ पे। तो मैच होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो कॉमन कॉलम रहेगा, इसका मतलब इसका डेटा आपके पास टेबल में आ जाएगा। तो थ्री, इसका नाम क्या है सी, और इसकी मार्क्स कितने हैं 30। फिर इस तरह से इसकी एंट्री खत्म। यहाँ पे सिक्स, सिक्स इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब कॉमन नहीं है। तो अब आपके पास जो डेटा डिस्प्ले होगा, ये वाला डेटा डिस्प्ले होगा, दिस इज इनर ज्वाइन। इसी तरह से आपके पास होता है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट का मतलब कि जो जो आपकी लेफ्ट वाली टेबल होगी, उसका सारा डेटा आएगा आपके पास। रोल नंबर है, नेम है, रोल नंबर है, और मार्क्स, 1, 2, 3, 1, 6, 7, 30, 40, 50, ए बी सी। तो इन दोनों की जो मर्जिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ द लेफ्ट ज्वाइन, वो जो टेबल आएगी वो कैसी आएगी, 3 कॉलम होंगे, रोल नंबर होगा, नेम होगा, और मार्क्स होंगे। अब वो क्या करेगा, पहले सबसे पहले कॉमन डेटा पकड़ेगा। यहाँ पे कॉमन 1 से कॉमन है, नाम है ए, मार्क्स है 30। टू एग्जिस्ट नहीं करता, थ्री इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब इनर ज्वाइन के अकॉर्डिंग आपके पास कॉमन डेटा का आंसर ही आना चाहिए। लेकिन लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है कि पहले सबसे पहले कॉमन डेटा सर्च करके वो इस टेबल में डालेगा, उसके बाद जो लेफ्ट वाली जो टेबल थी, उसकी लेफ्ट टेबल, और ये आपकी राइट टेबल है, तो लेफ्ट टेबल का जितना डेटा पेंडिंग रह जाएगा वो भी सारे इस टेबल में आएगा। ठीक है, इसका मतलब रोल नंबर 2, नेम भी। अब ये इसके मार्क्स तो है नहीं, क्योंकि दो रोल नंबर इस वाले टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके जो मार्क्स होंगे वहाँ पे नैन वैल्यू आ जाएगी, यानी कि नल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से थ्री, सी और नैन, सी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड होता है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन का मतलब कि राइट वाली टेबल का डेटा आ जाएगा, तो आपके पास जो आउटपुट टेबल आएगी, आपके पास रोल नंबर, नेम, और मार्क्स। तो क्या करेगा वो, रोल नंबर के अंदर सबसे पहले कॉमन डेटा ए 30, अब वो लेफ्ट वाली टेबल को छोड़ के राइट वाली टेबल के अंदर जितनी एंट्री पेंडिंग है वो उसको डाल देगा, यानी कि 6 रोल नंबर है, मार्क्स उसके हैं 40, 7 रोल नंबर है, मार्क्स उसके 50। अब नाम एग्जिस्ट नहीं करते इस टेबल में इसका, तो यहाँ पे नैन आ जाएगा, एन ए एन, यानी कि मिसिंग वैल्यू है। ठीक है। आउटर ज्वाइन का मतलब होता है कि दोनों टेबल्स का डेटा मैंडेटरी आना, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। देखो ये आउटर ज्वाइन का जो टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, रोल नंबर, नेम, और मार्क्स। इसका मतलब सबसे पहले कॉमन डेटा आएगा, कॉमन आपकी टेबल के अंदर क्या क्या था, रोल नंबर 1, ए, और 30 मार्क्स। उसके बाद कोई कॉमन डेटा नहीं दोनों टेबल के, लेकिन दोनों टेबल का डेटा आना ही आना है। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले डेटा कॉपी करते हैं, 2, 3, और यहाँ पे बी और सी। मार्क्स नहीं है तो यहाँ पे नैन डाल देगा, यहाँ पे भी नैन डाल देगा। फिर अगली वाली टेबल में जाएगा, अगली वाली टेबल का जो पेंडिंग डेटा है 6 और 7, यानी कि 6 रोल नंबर और 7 रोल नंबर, उसके मार्क्स 40 हैं और 70 है, लेकिन नाम नहीं दिए हुए, तो नैम में नैन आ जाएगा और यहाँ पे भी नैन आ जाएगा।
तो ये आपके पास आउटर टेबल आ गई, आउटर ज्वाइन। ठीक है, आई होप क्लियर है सबको ये, हाउ द टेबल इज टू बी मर्ज यूजिंग द जॉइंट्स। चलो इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ना मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ दो डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। फर्स्ट के नाम से एक टेबल बना लेता हूँ। डेटा फ्रेम ने बना के पहले में वाले में हम क्या डालते हैं, रोल नंबर डाल देते हैं, रोल 1 2 3। ठीक है, और सेकंड सेकंड एट्रीब्यूट हमने के लिए था नेम लिया था, नेम इज इक्वल टू ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टेबल है। ऐसे मैं सेकंड टेबल बना लेता हूँ। उसके अंदर आपका पहला कॉमन जो कॉलम है वो कॉमन रहेगा, रोल नंबर जो उसका नेम है कॉलम का, इसका मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 145 कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड में हम मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स शुड बी न्यूमेरिकल, तो 20 30 40 इस तरह के मार्क्स ले लेते हैं। इसको हम रख देते हैं सेकेंड। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, दूसरा सेकंड टेबल। ठीक है, दोनों के अंदर देखो कंटेंट क्या अलग अलग है। अब इन दोनों टेबल को क्या करना है, मर्ज करना है। सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं, इनर जॉइन लगा रहे हैं। ओके, तो इट वाज अ सिंटेक्स माय मिस्टेक कि सिंटेक्स थोड़ा सा गड़बड़ा गया यहाँ पे, बट ये तरीका वही था करने का। तो आप क्या करोगे, जो आपने दो डेटा फ्रेम्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं उन दोनों को आप यहाँ पे दोगे। और हाउ इज द पैरामीटर, अगर यहाँ पे आप हाउ नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट इनर सही करता है वो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हाउ पैरामीटर के अंदर इनर नहीं लिख रहे तो बाय डिफॉल्ट वो इनर ज्वाइन अप्लाई करता है। तो इनर का मतलब कि जो दोनों टेबल के अंदर हमारा कॉमन डेटा रहा होगा, यानी कि कॉमन डेटा वन और अंकित है इसमें भी, इसमें वन और रोल नंबर वन है, इसमें भी रोल नंबर वन है। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एंट्री होंगे यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा आपको। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर इन्हें लेफ्ट ज्वाइन लगाना तो आप यहाँ पे बस सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे पैरामीटर डाल दोगे हाउ करके, हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन दे देगा। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन के अंदर क्या था कि आपके पास ओनली कॉमन वैल्यू तो आएंगी, लेकिन सारी लेफ्ट वाली साइड टेबल की सारी वैल्यू आएंगी। लेफ्ट वाली टेबल ये तो मतलब पहले वाली टेबल की बात कर रहे हैं। ये वाला तो टेबल का डेटा आएगा, लेकिन ये वाला 2 और 3 इसमें नहीं है, तो इसकी जगह नैन वैल्यू आ जाएगी मार्क्स की जगह। अगर आप इसको राइट ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पे आप हाउ के अंदर राइट, आपके पास राउट सारा राइट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्वाइन, कि आप किस तरह से टेबल्स को दो डेटा फ्रेम्स आपस में मर्ज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मर्जिंग एंड कॉन्कैटिनेशन फंक्शन।
ठीक है, तो ये कुछ रिमेनिंग फंक्शन जो हमने पांडास से पढ़ने थे, तो यहाँ तक बाकी जब हम ईडीए करेंगे अपना एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग करेंगे, तो उसके अंदर जो यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। बाकी मैंने ग्रुप के अंदर एक वो फिल्ट्रेशन वाली कमांड भेजी थी पांडास की, कि अगर इसी डेटा सेट के ऊपर अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी हो तो आप कैसे यूज करोगे उसको। तो वो इस पे चला के देखना। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 55,000 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डीएफ के सैलरी वाले कॉलम के ऊपर ग्रेटर देन 55 लिख के उसको रन करोगे, तो आपके पास वो वाले सारे डेटा आ जाए। डीएफ पे, डिपार्टमेंट पे, सॉरी सैलरी वाले कॉलम में उन एम्प्लॉय की सैलरी जिनकी सैलरी 55,000 से ज्यादा है, उनका रिकॉर्ड दे दो निकाल के, और उसको दोबारा से आप क्या कर रहे हो, डेटा फ्रेम में स्टोर कर रहे हो। तो इट विल डिस्प्ले ऑल द डेटा जिनकी सैलरी 55 से ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है। अगर आप चाहते हैं जिनकी 50 से सैलरी ज्यादा है और इनका डिपार्टमेंट फाइनेंस है, तो आप यहाँ पे क्या दोगे, नेक्स्ट इज योर फाइनेंस डिपार्टमेंट। यहाँ पे अब डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस। ये आपके पास एंड कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। जी, क्या है, फाइनेंस नहीं है क्या यहाँ पे, द स्पेलिंग इज, डिपार्टमेंट इज